हेलो व्यूअर्स, मैं सेल्फ श्रवण कुमार चौधरी, जीव विज्ञान अध्यापक। आज का यह वीडियो क्लास 12th के लिए है, जिसका टॉपिक है लिंकेज और एंड क्रॉसिंग ओवर, सहलग्नता और जीन विनिमय। आइए देखते हैं सहलग्नता क्या है। सहलग्नता एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन जो उसी संयोग में बने रहते हुए वंशानुगत होते रहते हैं, इसी परिघटना को सहलग्नता कहते हैं। और साथ ही उन जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संलग्न जीन क्या हैं? वे सभी जीन जो एक ही गुणसूत्र पर रहते हुए वंशानुगत होते रहते हैं, साथ साथ वंशानुगत होते रहते हैं, इसे सहलग्न जीन कहते हैं। और इसी प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में देखें आप लोग, उदाहरण जो नीचे ग्राफ दिया जा रहा है उसमें आप देखें तो ये बी और बी, स्मॉल बी कैपिटल बी, ये दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित हैं। तो ये आ गए F1 पीढ़ी में, फिर यही आ गए F2 पीढ़ी में। कोई बदलाव नहीं हुआ, दोनों जीन साथ साथ हैं और साथ साथ पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में। या इधर से एग्जाम्पल लें, ये स्मॉल बी कैपिटल बी पैतृक पीढ़ी में आ गए यहाँ पर F1 पीढ़ी में। फिर जब बैक क्रॉस हुआ तो फिर F2 पीढ़ी में भी वही आए, यानी दोनों की जोड़ी टूटी नहीं। स्मॉल बी कैपिटल बी की जोड़ी आप देखें, यहाँ से चली यहाँ आई, यहाँ आई। कैपिटल बी स्मॉल बी की जोड़ी आप देखें, एक ही गुणसूत्र पर रहते हुए साथ साथ वंशानुगत हो रहे हैं। यही परिघटना जो है सहलग्नता कहलाती है। मॉर्गन ने सबसे अच्छी व्याख्या की इसकी, अनेक वैज्ञानिकों ने व्याख्या किया है। उन्होंने कहा यदि सहलग्न जीनों के बीच की दूरी कम है तो इसकी यथार्थता बने रहने की परसेंटेज बहुत अधिक होती है, परंतु यदि उनके बीच की दूरी कुछ अधिक हो तब ये क्रॉसिंग ओवर होते समय अलग हो सकते हैं, जिसकी यथार्थता थोड़ी कम हो जाती है। जब यह पूरी तरह से संलग्न रहते हैं, दोनों जीन हमेशा बने रहते हैं, तो पूर्ण सहलग्नता होती है। और जब दोनों जीन में अलग होने की प्रायिकता पाई जाती है तो इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं जब गुणसूत्रों पर स्थित जीन वंशागत के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते तब इसे पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और जब कुछ स्थितियां ऐसी संभव हो जाती हैं कि युग्मक बनते समय, क्रॉसिंग ओवर होते समय वह अलग हो जाते हैं, तब इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और आप उदाहरण में देखें कि ये ड्रोसोफिला, उदाहरण में ड्रोसोफिला मक्खी में कुछ ड्रोसोफिला स्लेटी रंग के छोटे पंख वाले होते हैं, कुछ ड्रोसोफिला काले रंग के विकसित पंख वाले होते हैं। आप देखें स्लेटी रंग जो होता है वो प्रभावी है, छोटा होना अप्रभावी है। एक ही गुणसूत्र पर दोनों के जीन्स पाए गए। और इधर काला रंग अप्रभावी है और पंखों का विकसित होना प्रभावी है। दोनों जीन्स एक ही गुणसूत्र पर पाए गए। अब जब उन्हें P1 पीढ़ी में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में एक गुणसूत्र इसका, एक गुणसूत्र इसका, अर्थात स्लेटी और छोटा पंख वाला आया, काला रंग और लंबा पंख वाला आया। तो यहाँ पर अप्रभावी का जोड़ा प्रभावी उपलब्ध होने से अप्रभावी दब गया और स्लेटी रंग भी जो प्रभावी है और बड़े पंख जो प्रभावी है रंग प्रदर्शित हुआ। फिर F1 पीढ़ी का संतान का
बैक क्रॉस कराया गया। बैक क्रॉस मतलब जनकीय पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले जनक से क्रॉस कराया गया। ये अप्रभावी लक्षण वाला जनक पीढ़ी है, इसे संकरण कराया गया। तो ये बात स्पष्ट हुई कि आप देखें दोनों लक्षण यहाँ आए और एक अप्रभावी का लक्षण आया। जिसे स्लेटी और छोटे तथा दूसरे में काले और लंबे 1:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। अब हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय है क्या? कोशिकाओं के विभाजन जो है दो तरह के होते हैं, एक समसूत्री कोशा विभाजन, एक समसूत्री कोशा विभाजन तथा दूसरा अर्धसूत्री कोशा विभाजन। अर्धसूत्री कोशा विभाजन को हम मियोसिस कहते हैं। तो मियासिस जो कोशा विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है, जनन कणों का निर्माण होता है। मियासिस कोशा विभाजन 2 चरणों में होता है, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के अवस्था के उपावस्था जाइगोटीन में होती है। यानी मियासिस कोशा विभाजन का जो मियासिस फर्स्ट अवस्था है उसकी 5 उपावस्थाएं हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर प्रोफेज फर्स्ट की 5 उपावस्थाएं हैं, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उनमें से जाइगोटीन, पुनः देखिए मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के उपावस्था जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र अपने क्रोमैटिड खंडों की अदला बदली करते हैं, जिसी क्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि ये चित्रों द्वारा आपको बताई गई है। देखिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि में पहला चरण सिनैप्सिस। सिनैप्सिस में क्या होता है? समजात गुणसूत्र आकर जोड़े बना लेते हैं। फिर दूसरा चरण डुप्लीकेशन, प्रत्येक गुणसूत्र की भुजाएं फटकर 2-2 हो जाती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक गुणसूत्र 4 भुजाओं वाला हो जाता है, जिससे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। फिर तीसरे चरण में काइजमेटा बनता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में दोनों समजात गुणसूत्र की भुजाएं एक दूसरे पर लिपट जाती हैं और अपने क्रोमैटिक खंडों की अदला बदली कर लेती हैं। इस क्रिया से क्रॉसिंग ओवर पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से नए बने गुणसूत्र जो जीन विनिमय कर चुके हैं अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर का महत्व, क्रॉसिंग ओवर से अनेक जैव विविधताएं का पता चलता है, जिससे जैव विकास के लिए जो महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? क्रॉसिंग ओवर से अनेक प्रकार की जैव विविधताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे जो जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तथा नंबर 2, सहलग्नता का भी विकास होता है, जो सहलग्नता के रेखीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। जीन की रेखीय स्थिति में होने का भी यह संकेत देता है। इस प्रकार 3 महत्व है। जीन के रेखीय स्थिति में होने का संदेश देता है, सहलग्नता का रेखीय स्थिति में होने का संदेश देता है, तथा जैव विविधता प्राप्त होती है, जिससे जैव विकास का प्रक्रम चलता रहता है। क्रॉसिंग ओवर से नए विपरीत लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे जैव विविधताएं उत्पन्न होती हैं। जुड़वा बच्चों में अध्ययन से भी इसका सहायता मिलती है। जुड़वा बच्चों में भी क्रॉसिंग ओवर होने से कुछ लक्षण भिन्न हो जाया करते हैं, इससे इनके अध्ययन में सहायता मिलती है।